आज के सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज। 14-15 सब्जेक्ट पढ़ के अच्छे सीजीपीए लाने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छी सैलरीज नहीं मिलती। बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद जब आप इंटरव्यूज में जाते हो, वहां पे जब आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यू स्टे ब्लैंक। एंड दैट्स व्हाई मैंने अपने चैनल में बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का एक सीरीज स्टार्ट किया है। एंड आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे ऑल अबाउट फिनिशिंग, अर्थवर्क एंड रोड वर्क्स के बारे में। बट वेट, क्या आप ये सोच रहे हो कि सीरीज के पहले वीडियोस वॉच करके फिर मैं इस वीडियो को देखूंगा? It's not at all necessary. This video is completely independent of those videos which I have already published in this series. To watch this video till the end before you jump to other videos of this series. And who am I to say this? I am Manas De, a civil engineer, an IAS officer, currently working in CPWD. And I have engineering experience of past 11 years. And इस 11 years में जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, आप सबके साथ इस चैनल के थ्रू मैं वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ ताकि यू बिकम अ बेटर इंजीनियर फॉर योरसेल्फ। सो आइए चलते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट लेइंग ऑफ टाइल्स। मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन में हम बहुत तरह के फ्लोरिंग मटेरियल्स को यूज करते हैं, जैसे कि विट्रीफाइड टाइल्स हो गया, सिरेमिक टाइल्स हो गया, ग्रेनाइट फ्लोरिंग हो गया, इपॉक्सी फ्लोरिंग यूज करते हैं जहाँ पे हमारा हेवी मशीनरी आता है, या हार्ड एंड कंक्रीट फ्लोरिंग यूज करते हैं जहाँ पे हमारा पार्किंग एरिया होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट विट्रीफाइड टाइल्स। सबसे पहले ये समझो कि विट्रीफाइड टाइल्स को ले करने के लिए आप दो तरह की चीजों का यूज कर सकते हो। एक, आप एडेसिव का यूज कर सकते हो, दूसरा आप मोटार का यूज कर सकते हो। एडेसिव का यूज यूजुअली हम वहां पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन होता है कि बहुत ज्यादा हमारे को फ्लोर हाइट इंक्रीज नहीं करना है, वहाँ पे हम एडेसिव का यूज करते हैं। 2 to 3 mm एडेसिव थिकनेस में ही हम टाइल्स को ले कर सकते हैं। यूजुअली अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई सरफेस है, आप उसको डिमोलिश किए बिना उसके ऊपर टाइल लगाना चाहते हो, विट्रीफाइड टाइल्स, तो आप एडेसिव का यूज कर सकते हो। 2 to 3 kg पर मीटर स्क्वायर का एडेसिव हम यूज करते हैं। एंड इसकी जो थिकनेस निकल के आती है, यूजुअली अबाउट 3 mm के आसपास थिकनेस निकल के आती है। सो वेरी स्लिक, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल थिकनेस होती है। आप सिंपली टाइल्स को एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर ले कर देना है आपको। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एडेसिव का यूज़ कर रहे हो, तो आपका सरफेस जो है जिसके ऊपर आप टाइल ले करोगे, दैट शुड बी प्लेन, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मूथ। अगर आपका अंडुलेशन है सरफेस में, देन यू कैन नॉट यूज एडेसिव, बहुत टाइल बजेगा, आवाज़ करेगा टाइल। इसीलिए मेक श्योर कि लेवल इज कम्प्लीटली स्मूथ। अगर आपको एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर टाइल लगाना है एंड सरफेस स्मूथ नहीं है, तो मेक श्योर कि आप एक स्क्रीड कंक्रीट का लेयर, मे बी 25 to 50 mm का एक स्क्रीड कंक्रीट का लेयर डालो, इसको आप अच्छे से लेवल करो एंड देन उसके ऊपर आप टाइल को ले करो। अब बात करते हैं टाइल को अगर हम मोटार बेड पे डालेंगे तो क्या करेंगे। टाइल को अगर मोटार बेड पे आप डालते हो तो मोटार आपको प्रिपेयर करना है 1:3 रेशियो या 1:4 रेशियो, यानी कि 1 सीमेंट 3 या फिर 4 सैंड। इस रेशियो में आपको एक मोटार रेडी करना है, उसको ट्रैवल फिनिश देना है और ट्रैवल फिनिश देने के बाद टाइल को उसके ऊपर ले कर देना है। जो बेड थिकनेस होगा मोटार का, वो 12 to 20 mm होता है। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का स्लोप चाहिए होगा। जहाँ पे आपको स्लोप चाहिए होगा वहाँ पे आपको हायर एंड पे ज़्यादा थिकनेस देना पड़ेगा, लोअर एंड पे कम। बट ऑन एन एवरेज विट्रीफाइड टाइल्स के लिए 12 mm की थिकनेस होती है बेड की, एंड जो रेशियो होता है मोटार का, दैट इज 1:3 to 1:4। नेक्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट थिकनेस ऑफ द टाइल्स। जो थिकनेस होगा टाइल्स का, वो 10 to 12 mm का होता है। हाउएवर मार्केट में जो आज के रेट में टाइल्स मिलती हैं, जो सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगे, दैट कम्स टू समवेयर अराउंड 8 mm to 10 mm थिकनेस। 10 mm का स्टैंडर्ड थिकनेस होता है। 12 to 16 mm थिकनेस की जो टाइल्स होते हैं वो हम तब यूज करते हैं जब हमारा आउटडोर एरिया में हमें टाइल लगाना होता है, जहाँ पे आपका मूवमेंट जो है, लाइट व्हीकल्स का मूवमेंट हो सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल ग्रेड विट्रीफाइड टाइल्स बोलते हैं उसको, एंड उसकी जो थिकनेस होती है वो 12 mm से लेके 16 mm थिकनेस तक मिलती है वहाँ। नाउ टाइल को लगाने का तरीका क्या होता है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे टाइल ऑलरेडी लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो, टाइल जो लगा हुआ है दैट इज 600 by 1200 mm। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो टाइल के बीच में हमने जॉइंट डाला है। नाउ बहुत सारे लोग ये जॉइंट को प्रीफर करते हैं, बहुत सारे लोग जॉइंट को प्रीफर नहीं करते हैं। पहले तो ये समझो कि इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं स्पेसर जॉइंट्स। नाउ मार्केट में पीवीसी के स्पेसर्स मिलते हैं जो कि 2 mm से लेके 10 mm थिकनेस का होते हैं। आई पर्सनली प्रीफर 3 mm ऑफ स्पेसर जॉइंट्स। ये स्पेसर जब भी आप टाइल लगाते हो तो आप टाइल के बीच में ये स्पेसर को डाल देते हो। दो टाइल्स के बीच में स्पेसर को डाल दिया जाता है एंड उसके बाद टाइल को ले किया जाता है। वंस टाइल सॉलिडिफाई हो जाता है, उन स्पेसर्स को बाद में आपको निकाल देना पड़ता है
एंड एक स्पेसर जॉइंट, स्मूथ सा स्पेसर जॉइंट निकल के आ जाता है आपके पास। नाउ एडवांटेज ऑफ दिस स्पेसर इज कि अगर आपके टाइल में थोड़ी बहुत अंडुलेशंस हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है, वैसे तो अंडुलेशन को हटाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अगर आप लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो तरीके आप अपना नहीं पाओगे। एंड जो आपके टाइल्स में छोटे मोटे अंडुलेशंस है, अगर आप पेपर जॉइंट कर देते हो तो वो अंडुलेशंस आपको दिखते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस स्पेसर इज दैट ये स्पेसर 1-2 mm का जो अंडुलेशन होता है टाइल में, उस अंडुलेशन को विजुअली हाइड कर देता है। सो दिस इज वन एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर मान लो कि बाद में फ्यूचर में आपका एक टाइल ब्रेक हो जाता है, अगर आपका स्पेसर जॉइंट नहीं है, पेपर जॉइंट है, यानी कि 2 टाइल जॉइंट किए हुए हैं, तो जैसे ही आप ब्रोकन टाइल को रिमूव करने जाओगे, बाकी जो आसपास के टाइल्स हैं वो भी आपके टूटते जाएंगे। इफेक्टिवली होता यह है कि एक टाइल को निकालने के चक्कर में हमें 5-10 टाइल्स ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाते हैं हमारे। लेकिन अगर आपका ये जॉइंट दिया हुआ है, स्पेसर जॉइंट दिया हुआ है, इस स्पेसर जॉइंट में हम इपॉक्सी भरते हैं एंड आपको जो, अगर मान लो ये वाले टाइल जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये टाइल ब्रेक हो जाता है, तो आपको करना ये है कि इस टाइल के आसपास वाले एरिया को तोड़ना है। एंड चूंकि टाइल टू टाइल बॉन्डिंग नहीं है, पेपर जॉइंट में बॉन्डिंग हो जाता है, टाइल टू टाइल बॉन्डिंग नहीं है, आपका सिर्फ ये टाइल जब आप निकालोगे तो आसपास वाले जो टाइल्स हैं वो आपके डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा एडवांटेज स्पेसर जॉइंट्स का ये होता है कि जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने एक शेड का टाइल्स लगा रखा है, ये कजारिया का क्रीमा मार्फिल टाइल है। नाउ यहाँ पे टाइल का शेड ऑलमोस्ट लाइट ग्रे शेड का है। यहाँ पे जब आप स्पेसर जॉइंट में डार्क शेड का कुछ एक स्पेसर दे देते हो तो विजुअली ज़्यादा अपीलिंग लगने लगता है, स्पेशली कमर्शियल स्पेस पे। हालांकि एक एडवाइस मेरा ये भी रहेगा कि अगर आप रेजिडेंशियल घर बना रहे हो, जैसे कि बेडरूम है या फिर लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम है, तो वहाँ पे आपको कोशिश ये करना है कि स्पेसर जॉइंट नहीं देना है, बाथरूम्स में स्पेसर जॉइंट देना है। उसका क्या रीज़न है मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, बट ये समझो कि बाथरूम्स के छोड़ के बाकी रेजिडेंशियल यूनिट्स में आप पेपर जॉइंट ही करोगे। फ़ायदा इसका ये होता है कि रेजिडेंशियल घरों में लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं तो हाई एंड टाइल्स मिल जाते हैं, तो बेंड भी कम मिलता है, या अगर छोटे मोटे बेंड भी रहते हैं तो जो एक्सपेंसिव तरीके हैं बेंड को हटाने के, जो आपका एक्सपेंसिव मेसन आप लाओगे वही आपको एडवाइस कर देगा, वो आप यूज़ कर लेते हो। सो प्राइस इज़ नॉट एन इशू। वहाँ पे आपको पेपर जॉइंट करने से अंडुलेशंस तो नंबर 1 नहीं दिखेंगे एंड पूरे के पूरे घर को आप एक टाइल का सरफेस दे सकते हो। सो इट रियली लुक्स वेरी वेरी गुड इन रेजिडेंशियल एरियाज, बट फॉर कमर्शियल एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में आपको टाइल लगाना है, वहाँ पे स्पेसर जॉइंट इज रिकमेंडेड। Another place where spacer joint is recommended is those places जहाँ पे आपको लगता है कि वाटर का इंग्रेस होने वाला है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपका पेपर जॉइंट होता है वो माइक्रॉन्स में थिकनेस बन जाता है जब आपका पेपर जॉइंट बनता है, बट पानी, वाटर एक ऐसा चीज है जो माइक्रॉन्स के थिकनेस को भी सीप कर जाता है एंड इफेक्टिवली जो आपके नीचे वाला फ्लोर होगा वहाँ पे सीपेज दिखने लगेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए अगर आप टॉयलेट में टाइल्स लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्पेसर जॉइंट जरूर दो एंड उस स्पेसर जॉइंट में इपॉक्सी ही भरना। इपॉक्सी भरने से फायदा ये होता है कि ये लीक प्रूफ बना देता है आपके बाथरूम को। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट क्या कुछ बेसिक चेक्स हैं एंड क्या कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप विट्रीफाइड टाइल्स लगा रहे हो। सबसे पहला चीज, विट्रीफाइड टाइल्स जब भी आप लगा रहे हो रूम में, तो आप ये कोशिश करो कि जहाँ पे रूम का विजुअल एरियाज है वहाँ पे आपके फुल टाइल्स लगे एंड जहाँ पे फर्नीचर आने वाला है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो रूम है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है रूम, वहाँ पे हमने काफ़ी रेगुलर टाइल्स लगाए हैं ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के। क्योंकि देखो क्या होता है कि रूम का जो साइज़ होगा ना वो हमेशा आपका परफेक्ट तो होगा नहीं। जैसे कि हमने 600 बाई 1200 के टाइल्स लगाए हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सम कट पीसेस जो आपको लगाने पड़ेंगे। तो कट पीसेस आपको कोशिश करना है वहाँ लगाने का जहाँ पे आपका फर्नीचर आने वाला है या फिर कोना वाला एंड आने वाला है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं जहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है वहाँ पे हमने फुल टाइल्स लगाए हैं। क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, यहाँ पे जो फर्नीचर्स आएंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के आएंगे, जैसे कि टेबल्स आएगा, कुछ डेकोरेटिव पॉट्स आएंगे। तो जहाँ पे डेकोरेटिव पॉट्स आप कहाँ पे यूज़ करते हो यूजुअली, जो आपका फैग एंड होता है या फिर वॉल का जो एंड होता है वहाँ पे आप यूज़ करोगे। तो वहाँ पे हमने क्या किया है कि कट पीसेस लगाए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे फुल टाइल्स लगे जा रहे हैं एंड यहाँ पे हमने कट पीसेस लगाए हैं। आई एम श्योर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो या तो नौसीखिए हैं या जस्ट करियर को स्टार्ट किए हैं। अब आप जब
टाइल्स का ले करने के लिए आप किसी साइट पे जाओगे तो हो सकता है कि आपके पास बहुत एडवांस टूल्स नहीं होंगे, लेकिन आप सबके पास एक चाबी ज़रूर होगी। नाउ आप इस चाबी के यूज़ करके टाइल अच्छे से लगा है कि नहीं आप देख सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जहाँ भी टाइल लगा हुआ है, यू हैव टू सिट डाउन ओवर देयर एंड यू जस्ट हैव टू टैप। अगर आपको एक हॉलो टाइल्स का साउंड नज़र आएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे फुल्ली कंपैक्टेड है, तो ऑल द एरियाज आर हैविंग सेम काइंड ऑफ साउंड। अगर आपका कहीं भी हॉलो होगा टाइल, तो वहाँ पे जो टाइल होगा वो बजेगा, दूसरे टाइप ऑफ साउंड आएगा। वो आपको मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑल द टाइल्स आर प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड हियर। जब कोई कॉम्पैक्टेड टाइल्स नहीं होगा तो एक अजीब सा साउंड आएगा, एक हॉलो साउंड आएगा आपको, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस टाइल इज नॉट प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड। तो आपको करना क्या है, मेक श्योर कि जैसे ही टाइल ले हो आपको ये टेस्ट अगले ही दिन कर लेना है, क्योंकि जब टाइल ले होता है इट इज स्टिल ग्रीन, द मेशंस आर ओवर देयर ओनली। सो अगर कोई भी डिफेक्ट है तो आप उसको ठीक करवा सकते हो। अगर आपका सिर्फ एक या दो जगह पे टाइल बज रहा है तो आपको ये करना है कि एक इंजेक्शन ग्राउटिंग कराना है। जो भी आपका स्पेसर्स होंगे उस नियर बाई एरिया में, उस स्पेसर के थ्रू आपको इंजेक्शन ग्राउट को इंजेक्ट करना है उस टाइल एरिया में, तब तक जब तक स्लरी जो है वो टाइल एरिया तक ना घुस जाए एंड आपका अनसाउंड जो टाइल है, जो कि बहुत बज रहा है टाइल, वो बजना बंद ना हो जाए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू अ रैंडम चेक एंड क्विक चेक विद द यूज ऑफ दिस की। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप टाइल ले करते हो तो आपको ड्रॉप कहाँ पे देना है। देखो, अगर आप एक रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हो तो ड्रॉप आपको कहीं भी नहीं देना है एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 प्लेसेस। जैसे कि किचन में यूजुअली जब आप साफ करते हो, बहुत ज़्यादा पानी अगर आपका आता है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी से आप धोना है किचन को, तो यू कैन गिव 5 to 10 mm ऑफ ड्रॉप्स इन द किचन एरिया। इन द टॉयलेट एरिया, जस्ट एट द एंट्री ऑफ द टॉयलेट आप एक ड्रॉप दे सकते हो, 10 से 15 mm का ड्रॉप दे सकते हो। अगर आप वहाँ पे भी नहीं दे रहे हो, प्रॉपरली स्लोप रखो टॉयलेट को, एंड जो शावर एरिया होगा उस शावर एरिया में ड्रॉप देना है आपको। टॉयलेट का लेआउट कैसा होता है, वी विल टॉक अबाउट इट इन अ डिफरेंट वीडियो, बट मोर और लेस आप ये समझ के रख लो कि जब भी आप टॉयलेट देते हो तो शावर एरिया शुड बी एट द एंड पॉइंट, ताकि आपका बाकी का एरिया वेट ना हो। तो वो जो वेट एरिया है वहाँ पे आप 10 से 15 mm का ड्रॉप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, पूरे बाथरूम को ही आपको वॉश करना है रेगुलरली बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर के साथ, तो आपका जस्ट एंट्री में आपको ड्रॉप देना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, टाइल की थिकनेस 8 से 10 mm की मिलती है। तो जब भी आप एक ड्रॉप देते हो, अगर आप 12 mm का ड्रॉप दे दिए, 15 mm का ड्रॉप दे दिए, तो जो आपका ऊपर वाला टाइल है एंड नीचे वाला टाइल है जहाँ पे आपने ड्रॉप दिया, इसके बीच में आपका मोटर एक्सपोज हो जाएगा, एंड यहाँ पे जब आप पानी जाता रहेगा आपका, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे सीपेज होने के चांसेस हैं। इसको बचाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जहाँ पे आप ड्रॉप दे रहे हो, सपोज करो कि ये आपका फ्लोर लेवल है एंड ये आपका टॉयलेट का फ्लोर लेवल है, यहाँ पे आपने 15 mm का ड्रॉप दे दिया, तो जो आपका सिल होगा, जहाँ पे आपका डोर एंट्री हो रहा है, वहाँ पे आप एक ग्रेनाइट की पट्टी दे देते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रेनाइट की पट्टी कैसे देते हैं। वी हैव डन दैट इन वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स, आई विल शो यू दैट प्लेस। अगर आपका एक कमर्शियल यूनिट है तो आपको कमर्शियल यूनिट में कहीं भी ड्रॉप नहीं देना है एक्सेप्ट फॉर द टॉयलेट एरिया, एंड टॉयलेट एरिया में 10 से 15 mm का ड्रॉप देते हैं। बालकनीज अगर आपका है या सिट आउट एरियाज है, वहाँ पे भी 10 से 15 mm का ड्रॉप देते हैं, एंड स्लोप जो है प्रॉपरली हम मेंटेन करते हैं। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जब भी टाइल ले हो रहा है, वहाँ पे आपने स्लोप प्रॉपर दिया है कि नहीं, उसको आप टेस्ट कैसे करोगे। उसको टेस्ट करने के बहुत ही ईजी तरीके हैं। आप सभी लोग जो फ्रेशर्स हो, आप सभी लोगों के पास कॉइन तो होता ही होगा। अगर कॉइन नहीं है तो कंचे ले लो, कंचे यानी कि मार्बल जो जिससे हम खेलते थे, कंचे याद है ना, तो वो कंचे ले लो या फिर कॉइन्स ले लो, एंड आप उन कंचों को छोड़ दो। अगर सारे के सारे कंचे जो आपका पॉइंट है, जहाँ पे वाटर आउटलेट पॉइंट है, वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जा रहे हैं, देन योर टाइल्स आर लेड प्रॉपरली। अगर वो वैसा नहीं हो रहा है तो देयर इज डिफेक्ट इन द टाइल। दिस इज द easiest way of detecting whether your tiles are laid in properly or not. अगर आप रूम में टाइल लगा के रखे हो, एक कॉइन का यूज करो, कॉइन को आप रोल करो। इफ द कॉइन रोल्स टुवर्ड्स द लेवल जिधर आपने स्लोप दे रखा है, तो योर टाइल इज लेड प्रॉपरली। अगर वो कहीं बीच में रुक जाता है या फिर कहीं बीच में ही गिर जाता है, तो समझ लो कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द टाइल एंड इट हैज नॉट बीन लेड प्रॉपरली। एक आखिरी बात जो आप सभी इंजीनियर्स को पता होना चाहिए जो टाइल ले करवाने वाले हो, वो ये है कि टाइल का वेस्टेज कितना होना चाहिए। जब भी आप कहीं पे साइट पे काम करोगे तो आपको जितना टाइल है आप मेजर कर लिए, उतनी टाइल की क्वांटिटी आप मंगा लिए, बट वो क्या होगा ना कि आपका कुछ ना कुछ शॉर्ट पड़ जाएगा।
तो यूजुअली जो भी आपका क्वांटिटी निकल के आता है थियोरेटिकली, वहाँ पे 5 to 10% का वेस्टेज आपको कंसिडर करना है अगर आप रेगुलर टाइल ले कर रहे हो। अगर आप डायगनली टाइल ले कर रहे हो, काफ़ी बार क्या होता है ना कि आर्किटेक्ट्स जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं आप सीधा मत दो, आप डायगनली दो। तो जब आप डायगनल टाइल ले करते हो तो वहाँ पे वेस्टेज बढ़ जाता है। 10 से 15% का वेस्टेज आपको कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप डायगनल टाइल ले कर रहे हो। 5 से 10% का टाइल वेस्टेज अगर आप रेगुलर टाइल ले कर रहे हो। अब हम बात करते हैं वॉल्स पे फिनिशिंग की। वॉल जैसे कि आपके पीछे एक वॉल है, वहाँ पे हमने अभी पुट्टी कर रखा है। आप वॉल पे पुट्टी कर सकते हो, वॉल पे प्राइमर करके पेंट कर सकते हो। यूजुअली दीज आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ फिनिशिंग जो हम वॉल में यूज करते हैं। पुट्टी का बैग 10 से 12 केजी के रेंज में आता है एंड ये पाउडर्ड वाइट कलर का होता है जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में आता है। इसको आपको वाटर के कंसिस्टेंसी के साथ एक कंसिस्टेंट पेस्ट बनाना पड़ता है एंड उसको आप ले करते हो। तो 1.5 mm थिकनेस के लिए 1 to 1.5 kg पर स्क्वायर मीटर ऑफ पुट्टी। सिमिलरली जब आप पेंट यूज करोगे, अगर आपका प्लास्टर्ड सरफेस है, आप कोई पुट्टी नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर आपको पेंट डालना है, तो पहले आपको प्राइमर मारना है। द फंक्शन ऑफ दिस प्राइमर इज टू प्रोवाइड अ कोट, जिससे कि पेंट का कंजम्पशन, पेंट जो है वो प्लास्टर के सरफेस पे कंज्यूम ना हो जाए, प्लास्टर के सरफेस उसको खींच न ले अंदर। तो प्राइमर ये काम कर देता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव कोट दे देता है एंड इसके बाद आप पेंट करते हो। अब प्राइमर का कंजम्पशन कितना होगा, पेंट का कंजम्पशन कितना होगा? तो प्राइमर 10 से 12 मीटर स्क्वायर सरफेस के लिए 1 लीटर कंज्यूम होता है एंड प्राइमर मारने के बाद आपको जो पेंट करना है, एक्रिलिक एमल्शन पेंट हम यूज करते हैं जनरली, तो एक्रिलिक एमल्शन पेंट 8 से 10 स्क्वायर मीटर पे 1 लीटर आपका पेंट खत्म हो जाना चाहिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन दैट यू वुड वांट to have a very good and smooth and aesthetically good looking surface of the paint. Alright, next part में हम बात करने वाले हैं about soil. Honestly, there is so much to know about soil and rock and loose soil and hard soil that it's really overwhelming for me to describe everything. But for the basics part, I'm just going to stick myself to some of the very basic things जो कि आप सबको आना चाहिए. First thing is swelling and shrinkage factor of the soil. Now, होता क्या है कि जब भी आप soil को compacт करते हो तो आपको बचाना है उसको किससे? Swelling and shrinkage से। जब भी soil water के contact में आता है तो depending on the type of soil उसमें swelling होता है and जब भी water उससे निकलता है, evaporate होता है, तो उसमें shrinkage आता है। अगर आपका कोई भी soft soil है तो वहाँ पे जो swelling है because of the water that will be 10 to 20% and shrinkage 5 to 10%. अगर आपका क्लेई सॉइल है तो 20 to 30% ऑफ स्वेलिंग हो सकता है अगर आपको वाटर के कांटेक्ट में वो आता है। सिमिलरली श्रिंकेज भी 30 to 40% के रेंज में जाता है। इसीलिए ब्लैक सॉइल जो कि हमारे गुजरात एरिया में, महाराष्ट्र एरिया में मिलता है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी वेरी कॉशनरी अगर आप ब्लैक सॉइल के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिकॉज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज फैक्टर्स आर वेरी हाई। अब बात करते हैं कि लूज टू कंपैक्टेड सॉइल का वॉल्यूम कितना चेंज हो जाता है। हम सब ने सॉइल मैकेनिक्स में कंपैक्शन के बारे में पढ़ा है, कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ा है एंड हम सबको पता है कि सॉइल को हम कंपैक्ट करते हैं कितने में? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में। बट एक्चुअल वॉल्यूम चेंज कितना होता है ये हम सबको पता नहीं लगता है। तो कंपैक्टेड सॉइल की वॉल्यूम जो होगी वो 80 to 90% होती है लूज सॉइल के कंपैरिजन में। तो यानी कि आप हमेशा याद रखो कि वट एवर द वॉल्यूम ऑफ योर लूज सॉइल, यानी कि बोरोपिट से जो आप सॉइल लेके आ रहे हो, वो जितना भी आपका सॉइल का वॉल्यूम है उसका 80 to 90% ही आपको वॉल्यूम मिलेगा जब आप सॉइल को कंपैक्ट कर लेते हो। इन केस यू आर कंस्ट्रक्टिंग एन एम्बैंकमेंट और अ रोड, due consideration has to be given for this compacted soil thickness ratio. Next important basic about soil जो हर सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए वो है bulking of sand. Sand एक बहुत ही commonly used soil material है जो आप हर तरह के साइट पे यूज करते हो। तो सैंड में क्या होता है कि जब भी पानी जाता है तो उसमें बल्किंग हो जाता है। नाउ बल्किंग ऑफ सैंड क्यों होता है इसके डिटेल के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, बट आप ये जान के रखो कि 5 to 7% अगर मॉइस्चर सैंड में है तो इट विल रिजल्ट इन 10 to 20% ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। नाउ होगा क्या कि सैंड की जो ओरिजिनल वॉल्यूम होनी चाहिए, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सैंड जो भी होनी चाहिए, उससे 1.2 टाइम्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन दैट सैंड। सो यू हैव टू टेक ड्यू कंसिडरेशन टू दिस जब भी आप मिक्स डिज़ाइन के लिए सैंड यूज़ कर रहे हो, जब भी आप कंपैक्शन के लिए सैंड को यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ों में आपको इस बल्किंग को फैक्टर को कंसीडर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको पता होना चाहिए एज सिविल इंजीनियर वो है रोड वर्क्स के बारे में।
आप रोड का काम करते हो चाहे बिल्डिंग का काम करते हो, रोड तो आपको इंटरनल रोड्स बिल्डिंग में बनाना पड़ेगा। अगर रोड का काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू शुड नो अबाउट रोड्स। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रोड जो हम ब्रॉडली यूज करते हैं हर जगह पे। एक है बिटुमिनस रोड, दूसरा है कॉन्क्रीट रोड। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं दैट इज अ कॉन्क्रीट रोड। इसके अलावा जहाँ पे भी आप देखते हो रोड, वो जनरली आप बिटुमिनस रोड देखते होगे। ना बिटुमिनस रोड का और कॉन्क्रीट रोड का फायदा क्या क्या होता है? देखो, बिटुमिनस रोड के कंपैरिजन में कॉन्क्रीट रोड की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा दिन तक वो रह सकता है, इंटैक्ट रह सकता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है एंड राइडिंग क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स ओवर बिटुमिनस रोड इज़ बेटर देन दैट ऑफ द कॉन्क्रीट रोड। आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लेना कि आप जब गाड़ी चलाओगे बिटुमिनस रोड में, जब आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी में साउंड जो है बहुत स्मूथ सा आता है। लेकिन जब वही गाड़ी आप कॉन्क्रीट रोड पे चलाओगे तो आपको राइडिंग क्वालिटी बहुत हार्श दिखेगी। देयर विल बी हार्श साउंड आल्सो कमिंग आउट ऑफ दैट। सो राइडिंग क्वालिटी इज बेटर फॉर बिटुमिनस रोड, बट मेंटेनेंस वाइज कॉन्क्रीट रोड इज मच बेटर एज कम्पेयर टू बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, कॉन्क्रीट रोड काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होते। नाउ बिटुमिनस रोड अगर आप ले कर रहे हो तो आपको क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि जो आप बिटुमिनस रोड ले करते हो तो उसमें क्या क्या लेयर्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका सबग्रेड प्रिपरेशन कर देते हो, यहाँ पे आप सॉइल को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करते हो। उसके बाद आपका WMM का लेयर आता है, वेट मिक्स मैकेडम। वेट मिक्स मैकेडम 2 to 2.4 टन पर मीटर क्यूब का कॉम्पैक्ट थिकनेस में आपको मिलेगा। उसके बाद आपका लेयर आता है दैट इज सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट या डेंस बिटुमिनस कंक्रीट, जो कि एक बिटुमिनस का ही लेयर होता है बट उसमें लार्जर साइज एग्रीगेट्स यूज होते हैं। डेंस बिटुमिनस कंक्रीट यानी कि DBC में जो बिटुमिन के कंटेंट होता है वो यूजुअली 5 to 6% के रेंज में होता है। वेट मिक्स मैकेडम के बाद नेक्स्ट लेयर हम डालते हैं, उसको हम कहते हैं डेंस बिटुमिनस मैकेडम। नाउ डेंस बिटुमिनस मैकेडम एक बिटुमिनस मिक्स का ही नाम है, जहाँ पे हम एग्रीगेट साइज को बड़ा रखते हैं एंड ये कंपैरेटिवली पोरस होता है जो टॉप कोट डालते हैं उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे जो बिटुमिन की क्वांटिटी होती है वो 3 to 4% के रेंज में हम रखते हैं। डेंस बिटुमिनस मैकेडम के लेयर के ऊपर हम टॉप कोट डालते हैं विच इज़ द बिटुमिनस कॉन्क्रीट लेयर एंड इसमें जो एग्रीगेट साइजेस होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं एंड बिटुमिनस कॉन्टेंट 5 to 6% के रेंज में हम रखते हैं। दिस इज द टॉप लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ राइडिंग ऑफ द बिटुमिनस कॉन्क्रीट। Now, all these layers are more or less porous, लेकिन इसकी पोरोसिटी को हम डिक्रीज करते हैं by compacting it with the help of rollers। तो रोलिंग अच्छे से करना है, कंपैक्शन अच्छे से करना है। इसके बाद भी बिटुमिनस में जो लाइफ मिलती है हमको रोड्स में वो 10 to 15 ईयर्स के रेंज का ही लाइफ मिलता है, प्रोवाइडेड कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छे हो। बाकी तो आपको पता ही है कि एक्सप्रेसवेज हमारे कंट्री में बनते हैं एंड 2 से 3 साल में खराब भी हो सकते हैं। बट एज ए जनरल रूल अगर आप कॉम्पैक्शन अच्छे से करते हो, बिटुमिनस कंटेंट को अच्छे से ध्यान रखते हो, देन यू गेट अ वेरी वेरी स्मूथ लेयर जो कि 10 to 15 ईयर्स तक आराम से चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंक्रीट रोड के बारे में। तो कंक्रीट रोड जैसे कि हम आप भी देख रहे हैं, कंक्रीट रोड यहाँ जहाँ हम खड़े हैं दिस इज कंक्रीट रोड ओनली। इसको ले करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सबग्रेड तैयार करो, उसके ऊपर एक PCC का लेयर डालो। PCC लेयर आपका बेसिकली यूज़ किया जाता है ताकि आप जो टॉप का लेयर डालोगे, RMC लेयर डालोगे, RCC लेयर डालोगे, उसके जो वाटर कंटेंट है उसके पानी को सॉइल खींच ना ले। तो PCC का आप एक लेयर डालते हो, 100 mm के आसपास का PCC लेयर होता है एंड PCC के लेयर के ऊपर आप रोड का लेयर डालते हो। अभी यहाँ पे हम रोड में खड़े हैं दैट इज अ वैक्यूम डिवॉटेड कॉन्क्रीट रोड। वैक्यूम डिवॉटेड कॉन्क्रीट रोड में क्या करते हैं, बेसिकली नॉर्मल कॉन्क्रीट रोड ही होता है ये। यहाँ पे M25 to M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हम यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे वैक्यूम के थ्रू इसके पानी को खींच लिया जाता है एंड कॉम्पैक्ट किया जाता है। दिस रोड कंस्ट्रक्शन हैज मच बेटर क्वालिटी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बिटुमिनस रोड। ना कॉन्क्रीट रोड जब भी आप डालते हो तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है एंड इसके चलते कॉन्क्रीट रोड्स में क्रैक्स मिल जाते हैं आपको। टू प्रिवेंट दोज क्रैक्स हम क्या करते हैं, ग्रूव्स काटते हैं। नाउ इस ग्रूव की थिकनेस 5 से 6 mm एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 58 mm डेप्थ होना चाहिए इसका। बट इट डिपेंड्स कि आप किस एरिया में कंक्रीट रोड डाल रहे हो। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है, यानी कि गर्मियों में बहुत गर्मी, ठंड में बहुत ठंड, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में है, उस तरह के कंडीशंस में आपका जो ग्रूव थिकनेस है, डेप्थ है, वो अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि साउदर्न इंडिया में है, तो आप ग्रूव थिकनेस जो है 5 से 6 mm रख के डेप्थ को 25 mm भी रख सकते हो। इसमें हम बिटुमिनस सीलेंट डालते हैं, बिटुमिन बेस्ड सीलेंट डाल देते हैं टू हेल्प कंक्रीट ब्रीथ इटसेल्फ, है ना। एंड
इसकी जो स्पेसिंग होती है वो 2 to 3 मीटर स्पेसिंग रखते हैं। तो आपको जब भी आप रोड डालोगे, आपको एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड बनाना है, 2 to 3 मीटर का स्क्वायर बना देना है। एंड अगर आप इसको बना देते हो तो आपके कंक्रीट में कभी ही क्रैक नहीं आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ द सीरीज ऑफ बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बट आई एम नॉट डन येट। दिस बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस जो मैं इस चैनल में लाया था आपके लिए। नाउ आई एम प्लानिंग टू मेक मोर डेडिकेटेड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस जो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस जो मैं इस चैनल में बनाता रहता हूँ। So a lot of effort goes into these kind of videos, and honestly guys, I am sacrificing my holidays to make such videos. So make sure कि आप इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस चैनल के बारे में जाने। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द व्यूअर्स जो इस वीडियोस को देख रहे हैं आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग बट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।